गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं हिंदी ग्रामर से क्लास 8 का विराम चिन्ह पढ़ाने जा रही हूँ। विराम चिन्ह क्या है, इसके बारे में आप लोग को आज जानना है। विराम चिन्ह क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, तो इसको हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन होते हैं, ये सब आप लोग को आज जानना है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ क्या होता है, तो विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ होता है रुकना। बोलते समय अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में हम क्या करते हैं, रुकते हैं। बोलते समय हम अपने बात को व्यक्त करने के लिए बीच बीच में क्या करते हैं, रुकते हैं। यह रुकावट कभी बहुत कम हो जाती है, कभी अधिक हो जाती है। प्रश्न पूछने, विस्मय व्यक्त करने आदि स्थितियों में हमारे बोलने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रश्न जब हम पूछते हैं तो मेरे बोलने का तरीका अलग हो जाता है, हम अलग तरीके से बोलते हैं। और विस्मय आदि बोधक जब बोलते हैं तो उसमें मेरा तरीका बोलने का अलग हो जाता है। तो लिखित भाषा में इन सब स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहेंगे, विराम चिन्ह कहेंगे। विराम चिन्ह की परिभाषा देखिए, सही बोलते समय वाणी में आने वाले ठहराव तथा प्रश्न, विस्मय आदि को व्यक्त करने के लिए लिखित भाषा में बनाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, अब देखिए, विराम चिन्हों के सही प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है। अगर हम विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हैं तो भाषा में क्या आती है, स्पष्टता आती है। भाषा में शुद्धता बनी रहती है और भाषा में जो शुद्धता है वो बनी रहती है। किंतु गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ होने का आशंका बनी रहती है। यदि हम गलत प्रयोग करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ठीक, तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले कुछ विराम चिन्ह है। देखिए कौन कौन है। सबसे पहले है पूर्ण विराम। तो देखिए, फुल स्टॉप। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य समाप्त होने पर किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य समाप्त होने पर किया जाता है। जैसे राम पढ़ रहा है, सीता गा रही है, जब ये वाक्य समाप्त हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद है अल्प विराम, कॉमा। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में किया जाता है। देखिए, वाक्य में आए एक समान पदों के अलगाव दिखाने के लिए किया जाता है। वाक्य में आए एक समान पदों के अलगाव दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे राम, श्याम, गीता और सीता बाजार गए, तो राम और श्याम के जो बीच में जो अलगाव है, इसको हम कॉमा द्वारा व्यक्त करते हैं। फिर है योजक या अन्य पदों के लोप होने पर। जैसे वह वहाँ गया था, वहाँ यहाँ आ न सका, इसलिए वाक्य में इसलिए का लोप हो गया। वह वहाँ गया था इसलिए यहाँ ना आ सका, तो हम लोग इसलिए को लोप कर दिए और लिखे कि वह वहाँ गया था, कॉमा, यहाँ ना आ सका, यहाँ कॉमा लगाकर इसलिए को लोप कर दिए। ठीक, इसी तरह किसी कथन को लिखते समय उद्धरण चिन्ह के पहले, किसी कथन को जब हम लिखते हैं तो उद्धरण चिन्ह के पहले हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा, अब हम वहाँ कॉमा देते हैं, उसके बाद लिख रहे हैं अपना दीपक स्वयं बनो, और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद है अर्धविराम किसे कहते हैं, सेमीकोलन। इस चिन्ह का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब वाक्य पूर्ण होने की स्थिति में हो, किंतु उसमें कोई और बात जोड़ी जा रही हो जिसके कारण वाक्य पूरा न हुआ हो। वाक्य पूरे होने की स्थिति में है लेकिन कुछ और बात को जोड़ना है जिसके चलते वह कभी पूरा नहीं हुआ है। बोलते समय इस दशा में पूर्ण विराम से कुछ कम समय रुका जाता है। बोलते समय पूर्ण विराम से कुछ
कम समय इसमें रुका जाता है। जैसे मोहन विद्यालय से आया, फिर हम देंगे अर्धविराम, फिर लिखेंगे उसने नाश्ता किया अर्धविराम, कपड़े बदले और खेलने चला गया, तो इसमें हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। वह रोता रहा, उसे दया नहीं आई, तो वह रोता रहा, यहाँ हम अर्धविराम का प्रयोग करके तब आगे बढ़ाएंगे। उसे दया नहीं आई, तब फुल स्टॉप देंगे। फिर है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक ना। आश्चर्य, घृणा, हर्ष, विस्मय आदि भाव को प्रकट करने के लिए हम विस्मय बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं, अतः चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए, तो अरे लिखकर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह देंगे और फिर लिखेंगे तुम आ गए और फिर फुल स्टॉप देंगे। आह बहुत दर्द हो रहा है, आह लिखकर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह देंगे और फिर लिख देंगे बहुत दर्द हो रहा है। शाबाश, शाबाश, इसी तरह प्रथम स्थान प्राप्त करते रहो, शाबाश लिखेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे इसी तरह प्रथम स्थान प्राप्त करते रहो और फिर फुल स्टॉप देंगे। इसके बाद बच्चों है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह हाइफन। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक। जैसे विलोम शब्दों के बीच राजा रंक, अमीर गरीब, बाल वृद्ध, तो इसमें हम क्या देते हैं, योजक चिन्ह लगाते हैं। एक शब्द को दो बार आने पर धीरे धीरे लिखते हैं तो यहाँ योजक चिन्ह लगाते हैं, कभी कभी लिखते हैं तो योजक चिन्ह लगाते हैं, अभी अभी तो ये योजक चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद है छठा में प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों को अंत में किया जाता है। जैसे आपका क्या नाम है, तो आपका क्या नाम है लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह का देंगे। ताजमहल किसने बनवाया था, यहाँ अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं। इसके बाद सातवां में है उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कमा। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह और एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो देखिए इकहरा उद्धरण चिन्ह कब हम लगाते हैं, किसी व्यक्ति के नाम के साथ उपनाम लिखते समय तथा वाक्य के मध्य में किसी पुस्तक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं तो उसे हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे हम लिख रहे हैं, बीच में किसी पुस्तक का नाम आ गया, किसी व्यक्ति का नाम आ गया, तो उसमें हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चाहे किसी व्यक्ति का उपनाम लिखते हैं तो उसमें हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी कथन को ज्यों का त्यों, किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, पाप से घृणा करो पापी से। तो इनके कथन को हम ज्यों का त्यों रख दिए तो इसमें हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है कोष्टक। कोष्टक का प्रयोग कब करते हैं, किसी शब्द को अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे है सुरसरी, सुरसरी को हम गंगा कहते हैं तो कोष्ठ में हम क्या लिख देंगे, गंगा, क्योंकि हम अर्थ स्पष्ट कर देंगे गंगा को ही सुरसरी कहते हैं तो कोष्ठ में गंगा कर देंगे। इसके बाद है अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम कोलन। इस चिन्ह का प्रयोग उदाहरण या अग्रलिखित का संकेत करने के लिए किया जाता है, या नाटक में संवाद के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जब हम लिखते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं, जब हम कोई उदाहरण देते हैं तो ये हम अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे क्रिया के दो भेद होते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ दो ऊपर नीचे बिंदु देंगे, ये सही आपका माना जाएगा। क्रिया के दो भेद होते हैं तब अपूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद लिखेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उसी तरह तरुण, मैं कल पिक्चर देखने जाऊंगा, तो तरुण के बाद हम क्या लगाएंगे, अपूर्ण विराम लगाएंगे और तब लिखेंगे मैं कल पिक्चर देखने जाऊंगा। इसके बाद है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह यानी डैश। निर्देशक चिन्ह क्या का मतलब होता है, डैश ना। उदाहरण देने या अपनी बात को स्पष्ट करने या निर्देश देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग
किया जाता है। उदाहरण देने, अपने बात को स्पष्ट करने या निर्देश देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तब हम क्या लगाएंगे? यहाँ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है। विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे दिन और रात। तो जैसे जहाँ लिखेंगे तो उदाहरण हम दे रहे हैं, तो वहाँ हम ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग यानी डैश का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया हो बच्चा? धन्यवाद।